हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अमित पाठक और स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज मैं फिर से आपके लिए थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जो हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली सीरीज चल रही थी उसकी 5th वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारी यूनिट है, यूनिट सेकंड, उसका नाम है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस पूरी यूनिट के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेंगे। इसमें कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको अंत तक इसको देखना है अगर आपको एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो भी फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको नहीं देखा है, उन्हें सॉल्व करना नहीं सीखा है, तो वो हमारे चैनल पर जा कर के उनको देख सकते हैं। अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके सेकंड सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं मोटर, जनरेटर, एनर्जी कन्वर्टर, हीट इंजन। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि हीट को जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में वो कौन सा होता है। आपने पढ़ा है कौन सा होता है। विच ऑप्शन इज़ राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, हीट इंजन होता है। हीट इंजन के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ए रिवर्सिबल हीट इंजन कैन बी 100% इफिशिएंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिंक का हम टेम्परेचर कितना कर दें कि हमारा जो रिवर्सिबल हीट इंजन है वो 100% इफ़िशिएंट हो जाए। ऑप्शंस दे रखे हैं लेस देन दैट ऑफ सोर्स, सोर्स से कम कर दें, इक्वल टू दैट ऑफ सोर्स, सोर्स के बराबर कर दें, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस कर दें, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 0 केल्विन कर दें। तो 100% इफ़िशिएंट बनाने के लिए आपको पता है हमें क्या करना है, इसका जो टेम्परेचर है सिंक का 0 केल्विन कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ हीट इंजन द मैक्सिमम हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी जो हीट इंजन है उसमें मैक्सिमम हीट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में तो वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन बी कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग टेम्परेचर्स। ऑप्शन सी कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन। ऑप्शन डी कह रहा है डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यानी इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हीट इंजन की जो मैक्सिमम हीट है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो विच ऑप्शन इज़ राइट। ऑप्शन नंबर बी। वी क्यों राइट है, क्योंकि जो हीट इंजन के द्वारा हम अगर किसी मैक्सिमम हीट को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क में तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वर्किंग टेम्परेचर इज़ राइट, डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग टेम्परेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कार्नोट साइकिल कंटेन्स। यानी जो कार्नोट साइकिल होती है उसमें क्या होता है, 2 isothermal processes only, 2 adiabatic processes only, 2 isothermal and 2 adiabatic processes, 2 isothermal and 2 isobaric processes। तो कार्नोट साइकिल हमने पढ़ी थी। कार्नोट साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। उसमें हमने इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट किया था। ये जो आपकी प्रोसेस होती है ये आइसोथर्मल वाली होती थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाली। ये आपकी एडियाबेटिक एक्सपेंशन वाली, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन वाली होती थी और ये आपकी एडियाबेटिक कंप्रेशन वाली होती थी। तो इस तरह से आपकी टोटल 4 प्रोसेसेस होती थी। तो इन ऑप्शंस को देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा सी ऑप्शन इज़ राइट। 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं एंड 2 एडियाबेटिक प्रोसेसेस होती हैं।
ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है अगर हम सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दें तो एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की वो क्या हो जाएगी। ऑप्शंस हैं इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट। तो आपको पता है कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1, जहाँ T2 हमारा क्या है, T2 है हमारा सिंक का टेम्परेचर, ठीक है, ये सिंक का टेम्परेचर है। और T1 हमारा क्या है, T1 हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, ये हमारा सोर्स का टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर हम सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं दैट मीन्स T1 को बढ़ाते हैं, तो T1 को इंक्रीज़ करेंगे तो T2/T1 क्या होगा, ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। T2/T1 हमारा डिक्रीज़ होगा, तथा जो 1 - T2/T1 है ये इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि T1 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो T2/T1 घटेगा तथा 1 - T2/T1 बढ़ेगा। इससे एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो विच ऑप्शन इज़ राइट, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को जानबूझ के गलत करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है विच इज मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, यानी कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए जो भी हमको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मोस्ट इफ़ेक्टिव वे है। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाई 50 डिग्री सेल्सियस, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 50 डिग्री सेल्सियस, increase of temperature of source by 25 degree Celsius and decrease of temperature of sink by 25 degree Celsius। लास्ट ऑप्शन है all above are equally effective। तो इन 4 ऑप्शंस को पढ़ करके आप राइट ऑप्शन कौन सा चूज़ करेंगे। आई थिंक आप ऑप्शन नंबर ए चूज़ करेंगे, इस वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। कैसे होगा, कार्नोट इंजन की जो इफ़िशियंसी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए या तो आप क्या करें, सोर्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, T1 को इंक्रीज़ कर दें, या आप सिंक का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें। ये दोनों ही तरह से आप इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा था अगर हम कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक होगा, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज एफिशिएंसी ईटा इफ़ बोथ द टेम्परेचर आर रेज्ड बाई 100 Kelvin each, the new efficiency of the engine will be। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक आइडियल हीट इंजन है जो T1 सोर्स और T2 सिंक के बीच में वर्क कर रहा है, यानी ये हमारा सोर्स हो गया T1 और ये हमारी सिंक हो गई T2, ये हमारा वर्किंग सबस्टेंस हो गया W। अगर हम सोर्स और सिंक दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, सोर्स का भी कर दें और सिंक का भी कर दें, कितना 100 केल्विन, तब हमारी जो इफ़िशियंसी होगी वो क्या रह जाएगी, ये हमें बताना है। तो इफ़िशियंसी का फार्मूला होता है ईटा बराबर 1 - T2/T1। ये फार्मूले में अगर आप 100 केल्विन इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपकी इफ़िशियंसी होगी वो लेस देन ईटा आएगी, यानी पहले से कम आएगी। तो विच ऑप्शन इज़ राइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कार्नोट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस, इट्स इफ़िशियंसी विल बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने फार्मूला पढ़ा है इफ़िशियंसी का तो आप कर जाओगे। ईटा बराबर क्या होता है 1 - T2/T1। अब क्या करोगे,
T1 का मान हमें दे रखा है कितना 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, और T2 का मान दे रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 13.4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी हमें बतानी है स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट पे। आइस पॉइंट की जो वैल्यू होती है, आइस पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 273 केल्विन होती है, और स्टीम पॉइंट की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लोगे। स्टीम पॉइंट की वैल्यू होती है 373 केल्विन। अब ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गई, यानी T1 और T2 का मान हमको पता चल गया। T1 कितना हो गया 373 केल्विन, और T2 कितना हो गया 273 केल्विन। तो अब रख देंगे ईटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 26.8%, यानी विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कार्नोट साइकिल द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस एट द एंड ऑफ द साइकिल इज। यानी जो साइकिल हमारी शुरू होती थी, कार्नोट साइकिल आपने पढ़ी होगी, तो इस तरह से फॉर्म करते थे। कार्नोट साइकिल इस पॉइंट से शुरू होती थी और इस पॉइंट पर जा कर के फिर ये पॉइंट और इस पॉइंट पे पुनः एंड हो जाती थी। यानी जो हमारी प्रोसेसेस होती थी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस होती थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन की, ये आपकी एडियाबैटिक एक्सपेंशन की, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन की, और ये वाली फिर आपकी एडियाबैटिक कंप्रेशन की। इस तरह से 4 प्रोसेसेस होती थी। और यहाँ पे टेम्परेचर जो आपका होता था वो T1 होता था, फिर इसमें कांस्टेंट रहता था, इसमें आपका चेंज हो जाता था, T2 हो जाता था, फिर पुनः जा कर के इस प्रोसेस में फिर से कांस्टेंट हो जाता था। यानी एंड पॉइंट पे साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होगा इक्वल टू दैट ऑफ द बिगनिंग। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये हमारी 4 प्रोसेसेस में चलती है, जहाँ पे हमारा T1 फिर से कांस्टेंट आ जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिजिक्स अंडरलाइंग द वर्किंग ऑफ ए रेफ्रिजरेटर क्लोजली रिसेंबल्स द फिजिक्स अंडरलाइंग। यानी सिंपल सा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसकी वर्किंग फिजिक्स के कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शंस हैं आइस फॉर्मेशन, हीट इंजन, वेपर कंप्रेशन मशीन, वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो हमें पता है जो रेफ्रिजरेटर होता है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर वर्क करता है, यानी जो रेफ्रिजरेटर होगा वो क्लोजली हीट इंजन के रिसेंबल होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोर रनिंग रेफ्रिजरेटर इनसाइड अ रूम इज लेफ्ट ओपन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी आपके रूम में एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और आपने उसका डोर ओपन छोड़ दिया है, तब इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा। द रूम विल बी कूल्ड स्लाइटली, आपका रूम पहले से ठंडा हो जाएगा। द रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली, आपका रूम पहले की अपेक्षा गर्म हो जाएगा। द रूम विल बी कूल्ड टू द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, यानी आपका कमरा उतना ठंडा हो जाएगा जितना कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल रिमेन अनअफेक्टेड, यानी रूम के टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हम घर पर भी करके देख सकते हैं। अगर हम अपने रेफ्रिजरेटर का जो डोर होता है उसको खुला छोड़ दें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगा। द रूम विल बी वार्म्ड अप ग्रेजुअली। विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इम्प्लाइज, यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो किस पर इम्प्लाइज करता है। होल ऑफ द हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इस पर इम्प्लाई करता है, या नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी 100%, इस पर इम्प्लाई करता है, या सम हीट इंजन्स वर्किंग इन रिवर्सिबल प्रोसेस कैन हैव एफिशिएंसी 100%, इस पर इम्प्लाई करता है, या अ रेफ्रिजरेटर कैन रिड्यूस द टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो।
तो आपने अच्छे से पढ़ा है कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है उसमें कोई भी हीट इंजन की इफिशिएंसी 100% नहीं होती। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, द इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन सेम हॉट एंड कूल्ड रिजर्वायर। ऑप्शंस हैं इट्स सेम, डिपेंड्स ऑन फ्यूल यूज्ड, डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए जो इफिशिएंसी होती है उसका फार्मूला क्या होता है? ईटा R1 इज इक्वल टू ईटा R2। यही तो होता है, ईटा R1 इज इक्वल टू ईटा R2 इज इक्वल टू ईटा R3। इस तरह से होता है। तो जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं उनमें हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के लिए जो इफिशिएंसी है आपकी वो कैसी रहेगी? इज सेम। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर वाज गिवन बाय, यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्केल है वो किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं कार्नोट के द्वारा, ओटो के द्वारा, डिवार के द्वारा, केल्विन के द्वारा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि केल्विन ने ये एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर को दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गेन इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में वर्किंग सब्सटेंस के लिए एंट्रोपी गेन कितना निकल के आता है? ऑप्शंस हैं नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। तो हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी थी, उसमें हमारी इफिशिएंसी 0 निकल के आई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑलवेज डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस, में इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो क्वेश्चन को पढ़ करके ही आंसर आपका निकल के आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी नेचुरल प्रोसेसेस के लिए जो एंट्रोपी की वैल्यू है यूनिवर्स की वो लगातार इंक्रीज हो रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, यानी एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है जूल प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर बी कैलोरी प्रति केल्विन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो हमने अच्छे से पढ़ा था कि एंट्रोपी की जो यूनिट होती है वो जूल प्रति केल्विन भी होती है और कैलोरी प्रति केल्विन भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एंट्रोपी इज ए मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शंस हैं परफेक्ट ऑर्डर, अवेलेबल एनर्जी, डिसऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है एंट्रोपी हमारी किसको नापती है? एंट्रोपी हमारी डिसऑर्डर को मेजरमेंट करती है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी, यानी जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी कैसी रहती है? तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है डेल क्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, और अगर डेल क्यू 0 है एडियाबेटिक प्रोसेस में और वो है हमारी रिवर्सिबल, तो एंट्रोपी में चेंज नहीं होगा, यानी रिमेन्स अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, इन अ कार्नोट साइकिल फर्स्ट स्टेप इज। तो क्वेश्चन को पढ़कर ही हमें राइट ऑप्शन पता चल गया होगा। ऑप्शंस हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो अभी पीछे बताया था आपको कार्नोट साइकिल बनाई थी, कार्नोट साइकिल में आपको बिल्कुल एग्जैक्ट चारों प्रोसेसेस बताई थी। तो पहली प्रोसेस हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेटर डायग्राम इज ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, नन ऑफ दीज। जो इंडिकेटर डायग्राम हमने पढ़ा है उसको हम पीबी डायग्राम भी कहते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन इज, यानी जो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, राइट ऑप्शन आपको पता है क्या होगा? ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ही फार्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट इंजन इज।
ऑप्शंस हैं हीलियम, हाइड्रोजन, आर्गन, परफेक्ट गैस। तो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है हमारा वो कार्नोट इंजन में परफेक्ट गैस का होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। एंट्रोपी चेंज इन अ कार्नोट साइकिल इज। ऑप्शंस हैं Q1/T1, Q2/T2, Q1 - Q2/T। ऑप्शन नंबर डी 0। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 0। तो आज की इस वीडियो में हमने यूनिट सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सभी ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। जिसने भी इस पूरी वीडियो को देखा है, एक एक ऑब्जेक्टिव को लगाना सीखा है, समझा है, पढ़ा है और उसको अपनी कॉपी पर भी नोट किया है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और उनके अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इस पूरी वीडियो को कंप्लीट किया है। इसी तरह की और वीडियोस भी आपको रेगुलर प्राप्त होती रहेंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।